गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फंडामेंटल जीएस एंड इंग्लिश क्लासेस। कल हम लोग डिस्कस किए हुए थे अप्रैल वाला, आज हम लोग करेंगे मई का, और साल दोनों का सेम है 2010। ठीक है, फिर से हम लोग 16 से आए हैं, 1 से 15 तक लैंग्वेज पेपर। उसका आपको चिंता बिल्कुल नहीं करना है, हम आपका 16 से लिए हैं जीके जीएस का पार्ट को लिए, क्योंकि जीके जीएस का अगर आप पार्ट देखिएगा ना, तो आपका जीके जीएस के पार्ट की अगर हम बात करें तो ये आपका 75 क्वेश्चन आता है 100 में से। ठीक है, अगर आप इसको अगर ये कीजिएगा तो आपका 3/4, 3/4। ठीक है, मतलब कि 4 में से 3 पार्ट आपका यहाँ से है, इसलिए हम इस पर ज़्यादा फोकस किए हुए हैं। ठीक है, और आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरी गारंटी। आप बस इतना कीजिए, जो हम दे रहे हैं आप उसका प्रिपरेशन कीजिए, बाकी आप हम पे सब कुछ छोड़ दीजिए। इस 75 में हम आपका 55 से 60 ला देंगे, सिर्फ इसमें से। ठीक है, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, इसका गारंटी हम ले रहे हैं। ठीक है, और इसका जो ही सेशन खत्म होगा, हम आपके साथ पूरा का पूरा जितना दरोगा का क्वेश्चन पूछा हुआ है, आने वाला कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा, एक एक पार्ट वाइज सारा टॉपिक को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, उसका चिंता बिल्कुल नहीं करना है आपको। और किन्हीं को अगर ऑफलाइन क्लासेस में जुड़ना है हमारे साथ, तो आप जुड़िए टीम अल्फा के साथ। यहाँ पे हम ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं, अभी सिपाही वाला चल रहा है, और 5 सितंबर को हम लोग टीचर के लिए लेके आ रहे हैं, जो आपका बीपीएससी एग्ज़ाम ले रहा है। तो उसके लिए अगर किन्हीं को जुड़ना है, जुड़िए हमारे साथ। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगर 1946 ईस्वी की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग शुरू करेंगे। 1946 ईस्वी में उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव की, ये रचना नहीं होगा, ये प्रस्तुत की बात होगा, कौन प्रस्तुत किया था। अगर इसकी बात करें तो ये हमारा जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव। ठीक है, और ये बन गया, अब क्या, अब बन गया ये प्रस्तावना। इसकी बात करें तो अब ये बन गया है प्रस्तावना। ठीक है, अब भीमराव अम्बेडकर की बात करें तो ये आपका क्या थे, ये आपका प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक है, अगर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये अध्यक्ष थे, संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे, संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष। और अगर वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो ये थे मौलिक अधिकार संबंधी, मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष थे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट, पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा की गई। पृथक निर्वाचन की बात हम करें तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 मार्ले मिंटो 1909 में किया गया था। अगर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की सुधार करें तो ये हुआ था आपका 1919 में। 1935 का भारत शासन अधिनियम की बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे केंद्र में द्वैध शासन हुआ था, केंद्र में द्वैध शासन। और 1919 की बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे प्रांतों में द्वैध शासन हुआ था, प्रांतों में द्वैध शासन। तो याद रखिएगा, पृथक निर्वाचन मार्ले मिंटो सुधार 1909 में, और प्रांतों में द्वैध शासन भारत शासन अधिनियम 1919 में, और 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, ये केंद्र में द्वैध शासन कर दिया गया था। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता या मृत्यु किसके द्वारा दिया गया था। स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा, इसकी बात करें तो ये अमेरिका सेना द्वारा दिया गया था। और अगर अमेरिका के स्वतंत्रता की बात करें तो ये मिला था इसको 4 जुलाई 1776, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी। बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया था, इस घटना को क्या कहते हैं, सब किसी को पता होगा, ये था बोस्टन टी पार्टी। ठीक है, बोस्टन टी पार्टी था। यहाँ पे चाय का जो बक्सा था, चाय का यहाँ पे टैक्सेस को लेके प्रॉब्लम हुआ था, और पूरा का पूरा चाय को बंदरगाह में बर्बाद कर दिया गया था, ये था बोस्टन टी पार्टी। अगर हम लोग बोस्टन टी पार्टी की घटना की बात करें तो ये हुआ था आपका, बोस्टन टी पार्टी की घटना हुआ था 16 दिसंबर 1773 को। याद रखिएगा बोस्टन टी पार्टी की घटना। अब ये बोस्टन टी पार्टी से रिलेटेड पूछ चुका है, तो हो सकता है कि आपको डायरेक्टली डेट पूछ दे, तो डेट याद रखिएगा, बोस्टन टी पार्टी की घटना 16 दिसंबर 1773 को। और अमेरिका की स्वतंत्रता के बारे में वो पूछा है, तो पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 को, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि की जिसे कहा जाता है, इसकी हम बात करें तो ये है नाटो। ठीक है, इसकी बात करें तो ये नाटो है। ठीक है,
अब अगर इसकी बात करें तो अब इसमें कुल कितने सदस्य हैं, तो इसमें अब कुल सदस्य हैं 30 सदस्य हैं कुल नाटो में। अब सवाल ये आ रहा है कि सबसे जो नया सदस्य है, इसका सबसे नया सदस्य कौन है सर, तो इसका सबसे नया सदस्य है सर उत्तरी मैसिडोनिया। उत्तरी मैसिडोनिया। उत्तरी मैसिडोनिया की बात अगर करें तो ये 30वां सदस्य बना है नाटो का। ठीक है। राष्ट्रसंघ के अस्थायी सदस्य थे। ये राष्ट्रसंघ की अगर बात कीजिएगा तो ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में बना था। ठीक है। राष्ट्रसंघ, अगर संयुक्त राष्ट्रसंघ की बात करता तो 24 अक्टूबर 1945 को, लेकिन ये सिर्फ राष्ट्रसंघ की बात कर रहा है। और इसको बनाने में जो योगदान था ये था वुडरो विल्सन का। वुडरो विल्सन। ठीक है, इनका योगदान था राष्ट्रसंघ बनाने में 1919 में। लेकिन अस्थायी सदस्य की बात कर रहा है ब्रिटेन, भारत का तो इसमें कोई लेना देना नहीं। फ्रांस, इटली, जापान, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका, चीन, जापान, ब्रिटेन और रूस, ये अस्थायी सदस्य में इसको कैसे लेके आ गया? इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है और आयोग भी इसका क्वेश्चन को रद्द कर दिया गया है, इस क्वेश्चन को। लेकिन अगर आपको राष्ट्रसंघ से रिलेटेड अगर पढ़ना है, अगर कुछ यहाँ से जानकारी रखना है तो याद रखिएगा वुडरो विल्सन का नाम, और याद रखिएगा 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद। आइए नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? अगर हम प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण की बात करें तो ये था त्रिपक्षीय संधि। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध का मेन कारण था। और ये त्रिपक्षीय संधि हुआ कब था? ये हुआ था आपका 1882 में। ठीक है। अगर तत्कालिक कारण की बात करें तो तत्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि मुख्य कारण की बात बोला है, तत्कालिक कारण नहीं दिया हुआ, इसलिए मुख्य कारण है ये त्रिपक्षीय। और ये हुआ था आपका ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली। ठीक है, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया, इटली और जर्मनी। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और इटली, ये तीनों के बीच हुआ था त्रिपक्षीय संधि। और यही मेन कारण था आपका प्रथम विश्व युद्ध का। ठीक है। अब आइए, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्य प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था? कुल्हाड़ी तो उस टाइम था नहीं, ये होगा। इसके और अगर हम बात करें पाषाण संस्कृति की, और अगर हम हथियार की बात करें तो आपका था क्या? कलीवर था। फिर से एग्जिट होने वाला है, कोई कीड़ा बैठा होगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे था आपका हस्तकुठार, क्लीवर। तो ये सभी हथियार जो है, ये आपके ये हथियार की बात करें या इसकी बात करें तो ये सारा का सारा आपका कहाँ से था? ये सारा का सारा हथियार आपका पाषाण संस्कृति से था। ठीक है। पाषाण का मतलब पत्थर का जो बना हुआ हथियार होता था, उसकी बात कर रहा है। क्या हो रहा है बार बार? अगर हम गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ की बात करें तो विशाखदत्त की बात करें तो ये लिखा है एक बुक मुद्रा राक्षस। अगर कालिदास की बात करें तो ये भी बुक लिखे हैं, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम, कई बुक हैं कालिदास के द्वारा। आर्यभट्ट की बात करें तो ये खगोल शास्त्री हैं। लेकिन वराहमिहिर की बात करें तो ये आपके गणितज्ञ हैं। वराहमिहिर इसका सही आंसर होगा। अलाई दरवाज़ा किसके शासनकाल में बनाया? तो अलाई दरवाज़ा आपका बना है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया है। लेकिन अगर कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक बनाया था कुतुब मीनार, सबको पता होगा। और फिरोज शाह तुगलक की बात करें ना तो ये दिल्ली में सर्वाधिक नहरों का निर्माण करने वाला है। सर्वाधिक नहरों का निर्माण करने वाला पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, सर्वाधिक नहरों का निर्माण करने वाला। सर्वाधिक नहरों का निर्माण करने की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन। आर्य समाज की बात करें तो ये दयानंद सरस्वती का था।
सूफी आंदोलन होगा नहीं, भक्ति आंदोलन, एक था ब्रह्म समाज। इस ब्रह्म समाज की बात करें तो इसका शुरुआत जो किया गया था ये 1828 में, ठीक है। और अगर राजा राम मोहन राय का एक और सबसे पहले ये लाए थे आत्मीय सभा। आत्मीय सभा, अगर हम आत्मीय सभा की बात करें तो ये कब लाए थे सर, तो ये लाए थे ये 1815 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करें तो ये किया गया था मैडम ब्लावात्स्की द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? अगर गदर पार्टी की हम बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका आंसर में, ऑप्शन जर्मनी नहीं होगा, जापान, सी में कनाडा एवं यूएसए और डी में पंजाब। इसका ऑप्शन होगा सी, कनाडा एवं यूएसए। कभी कभी आपको दे देता है कि पश्चिमी यूएसए, पश्चिमी अमेरिका, और कभी कभी ये दे देता है सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, गलत हो गया, सैन फ्रांसिस्को। कभी कभी आपको ये देता है, तो ऑप्शन चाहे गदर पार्टी की जब भी बात आए, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तो ऑप्शन देख लीजिएगा क्या दिया हुआ है, कनाडा यूएसए दिया हुआ है, पश्चिमी अमेरिका दिया हुआ है या सैन फ्रांसिस्को दिया हुआ है। तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को, पश्चिम अमेरिका और कनाडा, कनाडा एवं यूएसए। अब आइए नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कब चलाया था? अगर हम महात्मा गांधी के इसकी बात करें तो सबसे पहले ये चंपारण चलाए थे 1917 में, सबको पता होगा। फिर अगर हम बात करें तो फिर चलाए थे ये क्या, अहमदाबाद, और आखिरी में था खेरा। बारदोली से तो इनको कोई लेना देना नहीं था, बारदोली से लेना था वल्लभ भाई पटेल को, और यहाँ से इनको सरदार की उपाधि मिली थी, ठीक है। अगर हम बात करें सबसे पहले ये चलाए थे 1917 में, ठीक है। अहमदाबाद की बात करें, अहमदाबाद मिल आंदोलन चला था, मिल हड़ताल का जो मजदूर थे उनके लिए चला था, ये चला था 1918 फरवरी। और अगर खेरा की बात करें तो ये चला था मार्च 1918। तो ये दोनों मिलता जुलता है, सिमिलर है। 1918 फरवरी मार्च का फ़र्क है, लेकिन अगर कभी आपको सजाने के लिए दे दे महात्मा गांधी का आंदोलन तो सबसे पहले चंपारण होगा, फिर नंबर 2 में आपका अहमदाबाद होगा और नंबर 3 पे खेरा होगा। और बारदोली में सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सरदार की उपाधि यहाँ की महिलाओं ने, बारदोली की महिलाओं ने ही इन्हें दिया था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? अगर हम असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था आपका 1920 में, ये शुरू हुआ था और ख़त्म हुआ था 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद, ठीक है, यहाँ तक तो ख़त्म। लेकिन असहयोग आंदोलन के बारे में पूछता है कि ये प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था, तो ये हुआ था नागपुर में, नागपुर अधिवेशन, ठीक है सर, नागपुर अधिवेशन। अगर नागपुर अधिवेशन की बात करें हम लोग कि नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था, तो ये किया था आपका CR दास, यानी चित्तरंजन दास ने नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और यहीं पे आपका असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। और इसका जो अवधि है 1920 से 22, इसमें एक नारा दिया गया था, 1 वर्ष में स्वराज, याद रखिएगा, 1 वर्ष में स्वराज, 1 वर्ष में स्वराज। अगर आपको पूछे कि 1 वर्ष में स्वराज का नारा कहाँ दिया गया था, तो 1 वर्ष में स्वराज का नारा असहयोग आंदोलन में दिया गया था। अब आइए, इक्वाडोर का चिम्बोरेजी ज्वालामुखी की बात कर रहा है। चिम्बोरेजी ये शांत ज्वालामुखी। अगर शांत ज्वालामुखी की बात किया जाए तो ये क्या कहता है कि शांत ज्वालामुखी का फॉर्मूला ये है कि ये कभी ना कभी विस्फोट हुआ है, लेकिन ये अभी शांत है, फिर यहाँ पे विस्फोट हो सकता है, ठीक है। सक्रिय का मतलब हमेशा होते रहता है। अब आइए नेक्स्ट, तो याद रखिएगा चिम्बोरेजी ज्वालामुखी कहाँ पे है, तो इक्वाडोर में है। नेक्स्ट, विषुवत रेखा के सघन वन लाभदायक हैं। अगर हम बात करें विषुवत रेखा में, तो यहाँ पे जो विषुवत रेखा के क्षेत्र की अगर सघन वन वाले बात की गए तो यहाँ पे आपको मिलता है लेवेंडियर, ठीक है। और अगर इसकी हम बात करें तो ये आपका जड़ी बूटी के लिए यूज होता है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। और यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया है कि आप ग्लास हाउस सब्जियाँ कहाँ उगाएंगे, मरुस्थल, टैगा, विषुवत क्षेत्र और टुंड्रा, तो इसका आंसर होगा टुंड्रा, ठीक है। टुंड्रा क्या होता है सर, तो टुंड्रा होता है जहाँ का तापमान 0 डिग्री से कम हो, ठीक है सर। 0 डिग्री से जहाँ का तापमान कम हो उसको हम लोग कहेंगे टुंड्रा प्रदेश, और यहीं पे आप क्या कर सकते हैं, ग्लास हाउस में सब्जी उगा सकते हैं।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि? अगर हम विषुवत रेखा में ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है, ऑप्शन बी ताप बड़े क्षेत्र में केंद्रित होता है, ऑप्शन सी विषुवत रेखा सूरज के समीप होता है, और ऑप्शन डी विषुवत रेखा सूरज की तरफ झुका हुआ होता है। तो इसकी हम बात करें तो ये है ना, ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि ताप जो है छोटे छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। और अगर हम विषुवत रेखा की बात करें, अगर हम विषुवत रेखा की बात करें अगर हम विषुवत रेखा की बात करें तो ये 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में होता है। ये पूरा का पूरा पार्ट विषुवत रेखीय होता है। और यहाँ की बात अगर हम करें तो यहाँ पे जो तापमान होता है ना, छोटे छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है, इसीलिए यहाँ पे तापमान अधिक होता है। और अगर सर्वाधिक तापमान की भी बात करें तो सर्वाधिक तापमान हमेशा विषुवत रेखा का ही होता है। आइए नेक्स्ट, आग्नेय शेल में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? ठीक है, यानी यहाँ से आपको खोजना है कि औसत कौन सा है। ठीक है, मैग्मा के ठंडा होने के कारण बनता है, ऑप्शन ए सही है। इसे परतदार चट्टान, ये गलत है, परतदार चट्टान नहीं कहते हैं। परतदार चट्टान कौन सा होता है? रूपांतरित चट्टान होता है, जिसमें हम लोगों को क्या मिलता है? पेट्रोलियम मिलता है। सील और डाइक पाए जाते हैं, ये भी सही है। आग्नेय चट्टान में सील और डाइक पाए जाते हैं। ग्रेनाइट और बेसाल्ट आग्नेय शेल के उदाहरण हैं, ये भी सही है। ठीक है, इसमें और आग्नेय शेल की बात और करें तो ये क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों होता है आग्नेय शेल। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल नहीं है? चावल खाद्य फसल है, गेहूं ये भी खाद्य फसल है, चाय ये नहीं है, ये नहीं है, और इसका ऑप्शन ये सही होगा। ठीक है, क्योंकि ये पेय पदार्थ है। चाय हम लोग पीते हैं, ये पेय पदार्थ है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? विषम जलवायु के लिए धरातल से ऊंचाई, महासागरीय धाराएं, सागर से दूरी और अक्षांश। अगर इसकी विषम जलवायु की बात करें तो सबसे उपयुक्त इसमें से 4 में से जो है ये होगा सागर से दूरी। ठीक है, सागर से दूरी। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत की बात करें तो सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत ये आपका केरल का है। अगर पुरुष साक्षरता की भी बात करें तो भी ऑप्शन केरल ही होता। लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? लिग्नाइट कोयला की बात करें तो ये निम्न स्तर का कोयला है। ए में उत्तम कोटि दिया हुआ है, नहीं दिया है। उत्तम कोटि का समान स्तर, मध्यम प्रकार और निम्न स्तर, ये निम्न स्तर का कोयला है। ठीक है, अगर हम कोयला की बात करें ना सर तो कोयला होता है 4 प्रकार का। कोयला कितना प्रकार का? 4 प्रकार का। ठीक है, तो नंबर जो सबसे खराब होता है हम सबसे खराब से ले रहे हैं। सबसे खराब जो होता है वो होता है पीट कोयला। 4 प्रकार की कोयला की बात अगर हम करें तो एक होता है पीट, नंबर 2 पे जिसका नंबर आता है ये होता है आपका लिग्नाइट। ये होता है आपका लिग्नाइट। अगर हम नंबर 3 की बात करें तो ये होता है आपका बिटुमिनस। और जो सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है ना सर, इसका नाम है आपका क्या? इसका नाम है एंथ्रासाइट। तो अब कल को अगर सजाने के लिए दे दे तो याद रखिएगा सबसे सर्वाधिक जो कार्बन की मात्रा के हिसाब से अगर आपको सजाने के लिए दे तो सर्वाधिक कार्बन की मात्रा एंथ्रासाइट, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट और सबसे खराब क्वालिटी का पीट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं जलवायु किस जलवायु की फसल है? अगर हम गेहूं की बात करें सर, गेहूं की जलवायु की फसल है तो ये है आपका ऑप्शन में, ऑप्शन ए शीत जलवायु, ऑप्शन बी शुष्क जलवायु, ऑप्शन सी आर्द्र जलवायु और ऑप्शन डी शीतोष्ण जलवायु। तो इसकी बात करें तो ये तो शीत नहीं होगा, इसका ऑप्शन शीतोष्ण जलवायु सही होगा। ठीक है, और इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन की बात करें, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है तो इसकी बात अगर हम करें तो ये आपका है घाटशिला में। अगर सर बात करें कि घाटशिला कहाँ है तो ये आपका झारखंड में। और सर ये कब बनाया गया था तो ये बनाया गया था 1930 में। और अगर 1930 में बना गया है तो बताने की ज़रूरत नहीं कि कौन बनाया होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? यहाँ पे कोई भी चीज़ दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमको ये क्वेश्चन याद है। ये है आपका गेहूं उत्पादन में प्रथम बोला है। तो गेहूं उत्पादन की बात करें तो गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम है।
बिहार की हम बात करें तो बिहार मखाना उत्पादन में प्रथम है, लीची उत्पादन में प्रथम है। हरियाणा का तो खैर ये छोड़ दीजिए। पश्चिम बंगाल की बात कीजिए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा चावल, सबसे ज़्यादा जूट। अब आइए वायुमंडल की परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रशासन के लिए उत्तरदायी, ठीक है, रेडियो वेव की बात कर रहा है, ठीक है। रेडियो वेव की अगर हम बात करें तो इसके लिए होता है आयनोस्फीयर यानी आयन मंडल। आयन मंडल लाभदायक होता है। नेक्स्ट आइए, स्टेलेक्टाइट स्थलकीर्ति का निर्माण होता है। स्टेलेक्टाइट है ना सर, ये बनता है आपका भूमिगत जल द्वारा, ठीक है। भूमिगत जल द्वारा स्टेलेक्टाइट स्थल आकृति जो बनती है ये बनता है आपका भूमिगत जल द्वारा। दार्जिलिंग जिला, क्वेश्चन नंबर 45 आपका दिया हुआ है कि दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है। दार्जिलिंग की बात करें तो ये आपका पश्चिम बंगाल का भाग है। आई थिंक सब किसी को पता होगा। अच्छा सा खूबसूरत सा जगह है दार्जिलिंग। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है। अगर हम विधान परिषद की बात करें, इसमें कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, ठीक है। जैसे राज्यसभा का होता है 6 वर्ष, ऐसे ही सेम टू सेम विधान परिषद का होता है। और विधान सभा की बात करें तो वो होता है 5 साल। नीति निदेशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं। अब नीति निदेशक तत्व की बात बोल रहा है। लोकसभा द्वारा नहीं, लोकसभा द्वारा नहीं दिया गया है। उच्चतम न्यायालय द्वारा ये भी नहीं। 42वां संविधान संशोधन द्वारा ये नहीं। 44वां संशोधन की बात करते, 44वां संशोधन तो इसमें कुछ पार्ट ऐड किया गया था। 44वां संशोधन, 42वां संशोधन से आपका नीति निदेशक को कोई लेना देना नहीं है और ये संविधान का ही भाग है। अगर बात करें तो इसका जो ये किया गया है 36 से लेके 51 तक, ठीक है। 36 से 51 की अगर हम बात करें, ये 36 से 51 नीति निदेशक तत्व का ही डिफाइन करता है। आइए, पंचायत राज संस्थाओं के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंक का नाम। ये भी मेरे ख्याल से बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं, बहुत छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन था ये कि जिला स्तर पर सर्वोच्च कौन है, तो जिला पार्षद होता है, जिला परिषद होता है। किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है, ठीक है। तो ये सर ये 2010 का क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ पे तो केरल ऑप्शन सही है, ठीक है। लेकिन कल को हो सकता है कि ये 3 ऑप्शन चेंज करें, क्योंकि आज के ज़माने में वर्तमान में अगर हम बात करें ना, वर्तमान में इंडिया में द्विसदनात्मक विधानमंडल 6 जगह है, केवल 6 जगह। 3 तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, और 3 का नाम हम यहाँ ऐड कर रहे हैं। ये है आपका कर्नाटक, ठीक है। एक है आपका तेलंगाना और एक है आपका आंध्रा। तो ये 3 और ये 3, 6, बस ये 6 जगह ऐसा है जहाँ पे द्विसदनात्मक विधानमंडल है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचशील निम्न में से किन देशों का समझौता था। तो पंचशील समझौता की अगर हम बात करें तो पंचशील समझौता था आपका तिब्बत के साथ, मतलब कि तिब्बत को लेके था चाइना के साथ, ठीक है। पंचशील समझौता देशों की बात कर रहा है, तो ये था चीन के साथ। अगर मुद्दा लेके आए तो मुद्दा कौन सा था, मुद्दा था तिब्बत। तिब्बत के कुछ हिस्सों को लेकर के ये समझौता किया गया था। और सवाल ये आता है कि ये कब हुआ था, तो ये हुआ था पंचशील समझौता की बात अगर करें तो ये हुआ था आपका 29 अप्रैल 1954। याद रखिएगा डेट को, 29 अप्रैल 1954 को हुआ था आपका पंचशील समझौता इंडिया और चाइना के साथ। संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन स्थायी सदस्य हैं। तो 5 सदस्य होता है आपका, स्थायी सदस्य होता है। ये है आपका 5वें स्थायी सदस्य, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ के जगह पे रूस और ये चीन, ठीक है। ये 5, और ये होता है आपका क्या, सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होता है। भारत में एक समझौता के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी गई थी। अगर संयुक्त राष्ट्र की बात किया जाए कौन सी सेना, तो ये भेजा गया था भारतीय शांति सेना को। जो जिस जगह पे युद्ध हो रहा था वहाँ पे भेजा गया था भारतीय शांति सेना को।
प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व की बात कर रहा है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है। ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र ये सिर्फ और सिर्फ स्विट्ज़रलैंड में है और कहीं पे भी नहीं है। एक ही ऑप्शन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र स्विट्ज़रलैंड। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश, सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाले देश की बात करें तो ये है आपका भारत। ठीक है सर। अब अगर इसकी बात करें तो ये कब, तो ये बना था 1985 में। कितने सदस्य, कितने देश, कुल देश की बात करें तो ये है 8। और सबसे नया देश की बात करें तो सबसे नया देश है आपका अफगानिस्तान। अब आइए अनुच्छेद 19। अनुच्छेद के 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। ऑप्शन ए संघ या संगठन बनाने का अधिकार होगा, रचना का नहीं होता है। ठीक है, तो ये सही है। भाषण एवं अभिव्यक्ति ये भी सही है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता ये नहीं है और ये भी सही है। ठीक है, अगर इसमें अगर कहा जाए कि सही कौन सा ये, इसका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, हम तो वहाँ पे टिक मार दिए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, लेकिन इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन आपका ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान की विशेषता की बात कर रहा है। भारतीय संविधान की अगर हम विशेषता देखें, संघात्मक शासन प्रणाली ये भी सही है। एक अलिखित संविधान ये नहीं है। ठीक है, यहाँ से हम लोग लेते हैं, ये सही है। अलिखित संविधान ये गलत है। संविधान सभा द्वारा निर्मित ये भी सही है। संसदनात्मक शासन प्रणाली ये भी सही है, तो ये गलत है और आपका ये सही हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की बात कर रहा है कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति, अगर हम उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बात करें तो इसका होता है 62 वर्ष। ठीक है, अगर 65 वर्ष की हम बात करें तो ये होता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होते हैं उसका जो सेवानिवृत्ति की उम्र होती है 65 वर्ष होती है। और उच्च न्यायालय की बात करें तो 62 वर्ष। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय में 62, उच्चतम न्यायालय में 65। राज्य का एक मूलभूत तत्व है, अगर हम राज्य का एक मूलभूत तत्व की बात करें, धर्म ये नहीं है, समाज ये भी नहीं, परिवार, ये संप्रभुता। ये संप्रभुता सर होता क्या है, ये होता है निर्णय लेने का क्षमता। आसान भाषा की बात करें तो यही होता है संप्रभुता, निर्णय लेने की क्षमता। निर्णय लेने की क्षमता। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघुत्तम रूप, अगर ये बाल आपातकाल की बात हम करें तो ये है आपका यूनिसेफ। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये है आपका न्यूयॉर्क में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है, यानी कि एक गलत है बाकी सब सही है। राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है, सही है। राज्यपाल का चुनाव सांसद करती है, ये गलत है। राज्यपाल उस राज्य का नहीं होना चाहिए जहां उसकी नियुक्ति हुई है, ये सही है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल को नियुक्त किया जा सकता है, ये सही है। ये है ना, ये 153 का प्रांतुक में आपका ऐड किया गया है कि एक ही राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल बन सकता है। तरंगे जो धातुओं में संचारित होती है, अगर हम बात करें तो धातुओं में जो संचारित होती है तो वो अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों धातुओं में संचारित हो सकती है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट। एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। चाबी भरी कमानी में अगर इसकी हम बात करें तो चाबी जो घड़ी में ये किया जाता है तो उसमें होता है आपका स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है कि 50 न्यूटन के एक बल का एक्स एक्स पर घटक 30 न्यूटन है, इसे वाई एक्स की दिशा में घटक की बात कर रहा है कि क्या होगा। ये बात कर रहा है ए बी सी। ठीक है,
ये कह रहा है क्या कि ये है आपका 50 न्यूटन और ये है आपका 30। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, अगर हमको अगर ए बी निकालना है, ए बी का स्क्वायर की बात करें तो ये होगा आपका ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका कितना 2500 माइनस 900, ये हो जाएगा 1600। ठीक है, ए बी का मान, ए बी स्क्वायर। अगर हम ए बी की बात करें तो इस पे रूट आ जाएगा 1600 और ये आंसर होगा 40। तो 40 कहाँ पे है? 40 न्यूटन, ऑप्शन सी ये सही होगा। अब आइए नेक्स्ट, 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम बर्फ़, ये 5.5 का हो गया, 5 ग्राम बर्फ़ और 45 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम बर्फ़। अगर हम 0 डिग्री से अगर हम इसमें लेके आएँ तो बर्फ़ की जो गलन की गुप्त उष्मा होती है वो होता है आपका 80। क्वेश्चन है 0 डिग्री सेल्सियस पर, ये नहीं होगा, 5 ग्राम बर्फ़ और 45 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम जल का मिश्रित किया जाता है। मिश्रण का तापमान निकालने के लिए हमें कह रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो ये है आपका, अगर हम 0 डिग्री से अगर बर्फ़ का जो गलन की गुप्त उष्मा होती है ना, वो आपका होता है 80। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका हो जाएगा क्या 80 प्लस टी, इसको गुना करना है 5 से। तो अगर हम इसको गुना करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 400 प्लस 5t। एक समीकरण तो मेरे पास ये हो गया। अब दूसरा क्या दे रहा है कि 45 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम को मिश्रित करने की बात कर रहा है वो। तो ये है आपका 45 माइनस टी इंटू 20। इंटू 20। ठीक है, अगर हम इसको गुना करें तो ये हो जाएगा 900 और माइनस का 20t। ठीक है, अगर हम इसको गुना, इस समीकरण को अगर हम बैलेंस करें, माइनस 20t इज इक्वल टू 400 प्लस 5t। ठीक है, तो अब अगर इसको ऐड किया जाए तो ये हो जाएगा आपका 25t इज इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 500। तो अगर हम इसको काट दें तो ये होगा आपका t इज इक्वल टू 20। तो 20 डिग्री सेल्सियस आपका ऑप्शन बी है और आपका ये सही हो जाएगा। एक रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये करता है न्यूटन का थर्ड लॉ। ठीक है, गति का तृतीय नियम। अगर प्रथम नियम की बात करें तो ये हमें जड़त्व का परिभाषा देता है। अब दिया हुआ है एक पत्थर एक भवन की छत पर पृथ्वी की सतह तक गिरने में 4 सेकंड समय लेता है, तो भवन का ऊंचाई क्या होगा? आपको भवन का ऊंचाई निकालने की बात कर रहा है। यह होता है आपका क्या, S इज इक्वल टू, एक पत्थर एक भवन की छत से छोड़ने पर पृथ्वी की सतह तक गिरने में 4 सेकंड का समय लेता है, भवन की ऊंचाई क्या होगी? यह होता है आपका S इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर। अगर इसकी बात हम करें तो हाफ, A की बात करें तो 9.8 और T की बात यहाँ पे दिया हुआ है 4 सेकंड, तो 4 × 4, ये तो ख़त्म हो गया। ठीक है, इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 10। ठीक है, अब अगर इन दोनों को अगर हम गुना करें, 4 दूना 8, 98 गुना 8। ठीक है, तो 8 64 का 4, एक ही ऑप्शन हमारे पास बच रहा है 4 वाला, यही होगा। एक बार फिर से हम लोग गुना करके देख लेते हैं। 8 64, हाँ 6, 8 9 72 और 6 78, और ये 10 बज गया था पॉइंट यहाँ पे, तो एक ही डिजिट से आपका निकल रहा था यहाँ पे आंसर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घर में 60 वाट का 5 लैंप, 75 वाट का 4, 6 घंटा उपयोग किया जाता है, 30 दिन में कितना यूनिट? ठीक है, तो 60 वाट का 5, 60 वाट का 5, ठीक है, प्लस
75 वाट का 4, ये कितना दिन चल रहा है? 6 घंटा। और ये कितना दिन? 30 दिन। ठीक है, और डिवाइड बाई ये होता है 1000 से। तो अगर हम इसको गुना करें 300 और ये 300, 600 तो सर हम लोग का यहाँ से हो गया। अब इसको गुना करते हैं 6 × 18, 180। और अगर 18 छके हम लोग करें तो 108। अब जीरो कितना है? 2 यहाँ से, 1 यहाँ से, 3 जीरो डिवाइडेड बाई 100 और 000 यहाँ से 000 ख़त्म। 108 कौन सा ऑप्शन में है? 108 ऑप्शन ए में है, तो ये आपका सही है। एक तरंग 8 सेकेंड में 24 चक्कर पूरा करता है, तरंग की आवृत्ति क्या होगी? अगर हम इसकी बात करें सर तो ये होता है आपका नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बाई टाइम। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो ये है आपका 24 और टाइम की बात करें तो है 0.8। इसके जगह पे 0 और ये 8 दिया 24, 30, तो 30 हर्ट्ज ये आपका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्थायी चुंबक निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न करता है, इसे 2 बराबर भागों में काट दिया जाता है, तो इस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? 2 बराबर भागों में बांट रहा है, आसान सा क्वेश्चन था, B/2, इट्स B/2। नेक्स्ट, सूचीबद्ध फोकस दूरी वाले 4 लेंसों का एक सूक्ष्मदर्शी अभिदृश्य के रूप में करने पर विचार दिया जा रहा है। लेंस किसी निश्चित नेत्रिका के साथ सर्वाधिक आवर्धन पैदा करेगा, इसकी फोकस दूरी, इसकी अगर फोकस दूरी की बात करें हम तो ये सबसे कम इसका जो है ये है, और यही आपका आंसर होगा -5 mm। घरेलू खाना पकाने की गैस में मुख्य रूप से होते हैं, अगर हम घरेलू मुख्य रूप से गैस की बात हम करें तो ये होता है आपका, ये ब्यूटेन होना चाहिए था, आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन का जो होता है, आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन, ऑप्शन डी, ये होता है आपका घरेलू गैस में। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा जिसकी खोज हुई वह है, अगर हम रदरफोर्ड के अल्फा कण के प्रकीर्णन की बात करें तो ये खोज किए थे नाभिक का। कल इस बात का हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि रदरफोर्ड नाभिक का खोज किया है, ना कि प्रोटॉन का। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया है, तो कभी भी गलत मत कर दीजिएगा, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने नहीं किया था। वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है कहलाता है विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत अपघटन सेल, सांद्र सेल, प्रकाश रासायनिक सेल। तो ऑप्शन ए ही इसका आंसर दिया हुआ है, विद्युत रासायनिक सेल। समांगी मिश्रण का उदाहरण है गन पाउडर, पीतल, क्लोरोफॉर्म तथा जल, पेट्रोल तथा जल। अगर समांगी मिश्रण की हम बात करें तो ये आपका गन पाउडर है, ये एक विस्फोटक पदार्थ है। गन पाउडर विस्फोटक पदार्थ है। अब आइए नेक्स्ट, सॉफ्टिक, ये होता है क्या? ये होता है आपका क्वार्ट्ज। ठीक है, और इसकी बात रासायनिक दृष्टिकोण से ये क्या है? ये SiO2 होगा, सिलिकॉन ऑक्साइड। नेक्स्ट, जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तो क्या होता है? प्रत्येक मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है? नहीं। प्रत्येक क्लोरीन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन? ये भी नहीं। एक सहसंयोजक? नहीं, सहसंयोजक बंधन भी नहीं बनाता है। प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ये सही है, ऑप्शन डी। वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों तरह कार्य करता है, ऑक्सीकारक और अवकारक की तरह ये करता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, और ऑप्शन डी में आपका ऑप्शन दिया हुआ है हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये आपका सही है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंध है? डबल बॉन्ड की बात कर रहा है। NH3 नहीं, Cl3 नहीं, H2O ये भी नहीं, O2 ये, ऑप्शन सी। अगर हम इसकी बात करें तो ये है आपका अगर हम ऑक्सीजन की बात करें
ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ये है आपका ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड। नहीं हुआ, गलत हो गया। ये अब आइए, दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शर्त आवश्यक है? अदहनशील पदार्थ, बिल्कुल नहीं। दहनशील के लिए दहन वाला, जो जलने वाला हो। दहन के अपोषक पदार्थ की उपस्थिति, अपोषक पदार्थ किसे दहन कैसे होगा? ये भी नहीं होगा। पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति, ऑप्शन सी सही है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलेगा नहीं। दहन का मतलब होता है जलना, जलने के लिए आपका चाहिए ज्वलन ताप की प्राप्ति। अब आइए नेक्स्ट, ये दिया हुआ है C614 और N714। अगर हम देखें तो इसका भी परमाणु भार सेम, इसका भी परमाणु भार सेम, तो ये है आपका समभारिक। ठीक है, अगर प्रोटॉनों की संख्या ये सेम होता तो होता समस्थानिक, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि भार सेम है तो है आपका समभारिक। प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है। प्रकाश संश्लेषण की अधिकतम दर बैगनी रंग के प्रकाश में, गलत। नहीं। नीले रंग के प्रकाश में, ये भी नहीं। लाल रंग के प्रकाश में, ये सही है आपका। हरे रंग में नहीं। प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है लाल रंग के प्रकाश में, याद रखिएगा। लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होता है। एक पौधे पर दूसरा पौधा उगना क्या कहलाता है? जलोद्भिद, नहीं। जल में उगने वाला। मरुद्भिद, मरुस्थल में उगने वाला। एपीफाइट, ऑप्शन डी आपका सही है, एपीफाइट। ठीक है, एक पौधे पर दूसरा पौधा उगना एपीफाइट कहलाता है। एम्फीबियंस, एम्फीबिया ग्रुप की बात हम करें तो एम्फीबिया ग्रुप वो होता है जो जल और स्थल दोनों में रहता है, और ये ऑप्शन डी में दिया हुआ है कि जल और स्थल दोनों में रहने वाला है एम्फीबियंस। अब आइए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पौधों में उत्सर्जन का एक उत्पाद नहीं है? टेनिन, ये है, ये फल का ही उत्पाद है। गोंद, ये भी फल से ही आता है। ठीक है, मतलब पौधे के उत्पादन की बात कर रहा है। गोंद पौधे से आता है, टेनिन पौधे से आता है, लेटेक्स ये भी आता है, यूरिक एसिड ये नहीं आता है। ठीक है, इसकी बात हम करें तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अब आइए नेक्स्ट 85, निम्नलिखित में से कौन सा संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका की अगर हम बात करें तो ये एक कोशिकीय होता है और ये मोनेरा ग्रुप का है, मोनेरा ग्रुप का। और इसकी बात हम करें तो इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। अब आइए नेक्स्ट, फसलों में डीडीटी के छिड़काव से प्रदूषित होता है। फसलों में डीडीटी का छिड़काव की बात अगर करें तो इसमें वायु, मृदा, जल सभी प्रदूषित होता है। और डीडीटी का फुल फॉर्म की बात करें तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राई ट्राइक्लोरो इथेन। डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन डीडीटी का फुल फॉर्म है। इसके छिड़काव से वायु, मृदा और जल तीनों प्रदूषित हो जाता है। अब आइए एफ्लाटॉक्सिन नामक, ये विश्व नहीं होगा, एफ्लाटॉक्सिन नामक ये विष है। ठीक है, इसकी बात अगर करें तो ये फंगस द्वारा होता है आपका एफ्लाटॉक्सिन। आइए नेक्स्ट, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? अगर हम बात करें ऑक्सीजन युक्त रुधिर की बात अगर हम करें तो ये होता है फेफड़ा में। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी होता है ऑक्सीजनेट ब्लड यानी शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त हार्ट के बायां पार्ट में होता है, और दायां पार्ट की बात करें तो यहाँ पे होता है अशुद्ध रक्त।
ये ऑक्सीजनेट ब्लड होता है और डीऑक्सीजनेट ब्लड आपका दायां पट में होता है, दायां वालिंद में। और शुद्ध रक्त। आइए क्वेश्चन नंबर 89। सुमेलित युग्म नहीं है साल्मोनेला, ये कुष्ठ रोग नहीं होता है, इससे होता है आपका साल्मोनेला टाइफी से आपका होता है क्या, ये होता है आपका मियादी बुखार। साल्मोनेला टाइफी से मियादी बुखार होता है, आंत जबर होता है। प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी के नाम प्लाज्मोडियम सही है। टीनिया सिलियम से टीनियासिस, ये भी सही है। पैराथॉर्मोन से ऑस्टियोपोरोसिस, ये भी सही है। ये सभी सही है, यही नहीं था। आइए अब आते हैं क्वेश्चन 90 में। मियोसिस के लिए कौन सा है? ये मियोसिस एक नहीं होगा, यहाँ पे ऐसे होता है, एक एक होता है। तो मियोसिस समसूत्री विभाजन नहीं होता है, मियोसिस एक में अर्धसूत्री विभाजन होता है, ये आपका सही है। ठीक है, और ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर सेशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए जो भी बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं आपके दोस्तों में। और दीजिए हमको भी इजाज़त। गुड नाइट।